हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्वाति। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी के 40 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के आंसर को डिटेल में जानेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले एग्जाम के लिए आप इसे जरूर देख लें, इसे जरूर याद कर लें, ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए बिना देर के हुए आज का यह क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं इन 40 एमसीक्यूज के आंसर को विस्तार से। क्वेश्चन नंबर 1, साझेदारी समझौते की अनुपस्थिति में साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स लोन इज पेड। ऑप्शन ए 5% वार्षिक की दर से 5% पर एनम, ऑप्शन बी 6% वार्षिक की दर से 6% पर एनम, ऑप्शन सी 10% वार्षिक की दर से 10% पर एनम, या ऑप्शन डी 12% वार्षिक की दर से 12% पर एनम। साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदार के ऋण पर ब्याज 6% वार्षिक की दर से दिया जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है। इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30 या ऑप्शन डी 50। तो एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है 50 तक, 50 तक, इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल्स इज कैलकुलेटेड ऑन। ऑप्शन ए प्रारंभ की पूंजी पर, कैपिटल इन द बिगिनिंग, ऑप्शन बी औसत पूंजी पर, एवरेज कैपिटल, ऑप्शन सी अंत की पूंजी पर, कैपिटल एट द एंड, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है तो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर यानी कि बिगनिंग कैपिटल पर की जाती है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, दायित्व की कुल राशि में सम्मिलित होती है। टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज इंक्लूड। ऑप्शन ए अधिकृत पूंजी ऑथोराइज कैपिटल, ऑप्शन बी निर्गमित पूंजी इशूड कैपिटल, ऑप्शन सी चुकता पूंजी पेड अप कैपिटल, या ऑप्शन डी प्रार्थित पूंजी सब्सक्राइब कैपिटल। तो दायित्व की कुल राशि में चुकता पूंजी यानी कि पेड अप कैपिटल शामिल होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो आप सबसे ऊपर लिखते हैं ऑथोराइज कैपिटल, उसे भी आप 2 लाइन खींचकर बंद कर देते हैं, यानी इसका अर्थ यह हुआ कि यह राशि न किसी के साथ घटाई जाएगी न जोड़ी जाएगी। ठीक उसके नीचे आप इशूड कैपिटल लिखते हैं और उसे भी 2 लाइन खींचकर बंद कर देते हैं, उसका भी यही अर्थ हुआ कि यह कैपिटल न किसी दूसरे के साथ ऐड होगी न लेस होगी। और उसके नीचे आप सब्सक्राइब कैपिटल लिखते हैं, उसे भी आप 2 लाइन खींचकर बंद कर देते हैं, यानी कि इसके साथ भी वही है, यह किसी के साथ एडलेस नहीं होता है। लेकिन जब आप पेड अप कैपिटल लिखते हैं तो यह एक लायबिलिटी के रूप में शो होती है, इसे आप डबल लाइन खींचकर बंद नहीं करते हैं। तो इस प्रकार याद रखिए कि दायित्व की कुल राशि में पेड अप कैपिटल शामिल होता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, नए साझेदार के प्रवेश के समय पुनर्मूल्यांकन खाता के लाभ व हानि को वहन करते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, द प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज बोर्न बाय द पार्टनर। ऑप्शन ए पुराने साझेदार ओल्ड पार्टनर्स, ऑप्शन बी नए साझेदार न्यू पार्टनर, ऑप्शन सी सभी साझेदार ओल्ड पार्टनर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। यहाँ पे नए साझेदार के प्रवेश के समय का रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बताया जा रहा है। तो जब किसी साझेदारी फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता है और उस समय जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस पर सिर्फ और सिर्फ पुराने साझेदारों का अधिकार होता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन यदि साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता तो उस स्थिति में जब रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस होता तो उस पर सभी साझेदारों का अधिकार होता। क्वेश्चन नंबर 6, नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर। ऑप्शन ए पूंजी के भुगतान के लिए, फॉर द पेमेंट ऑफ कैपिटल, ऑप्शन बी लाभ में हिस्सा पाने के लिए, फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट, ऑप्शन सी संपत्तियों के क्रय करने के लिए, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो हम जानते हैं कि नए साझेदार जब किसी व्यवसाय में प्रवेश करता है तो अपने साथ वो पूंजी और ख्याति, कैपिटल और गुडविल लेकर आता है। कैपिटल वो इसलिए लाता है ताकि उसे व्यापार की संपत्तियों में हिस्सा मिल जाए, और गुडविल वो इसलिए लाता है ताकि उस व्यापार के लाभ में उसे हिस्सा मिले, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, साझेदारों का दायित्व होता है। लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इज। ऑप्शन ए सीमित लिमिटेड, ऑप्शन बी असीमित अनलिमिटेड, ऑप्शन सी साझेदारी अधिनियम द्वारा निर्धारित डिटरमाइंड बाय पार्टनरशिप एक्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो साझेदारों के जो दायित्व होते हैं वो असीमित होते हैं,
यहाँ पे आप जान लीजिए, एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यापार दोनों के दायित्व जो होते हैं असीमित होते हैं, क्योंकि व्यापार से संबंधित सारे काम इन्हीं को करना पड़ता है। प्रबंध का हो चाहे व्यापार का हो, इन्हें ही करना पड़ता है। इनकी ही पूंजी लगी होती है और सारा लाभ हानि इनके द्वारा ही सहन किया जाता है। लेकिन अगर कंपनी की बात करें तो सिर्फ कंपनी के सदस्यों का जो दायित्व होते हैं वो सीमित होते हैं, उनके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य तक। तो आप याद रखिएगा कि एकाकी व्यापार के स्वामी का दायित्व और साझेदारी व्यापार के साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, लेकिन कंपनी के सदस्य यानी कि अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, लाभांश सामान्यता दिया जाता है। डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन ऑप्शन ए अधिकृत पूंजी पर, ऑथराइज कैपिटल, ऑप्शन बी निर्गमित पूंजी पर, इशूड कैपिटल, ऑप्शन सी मांगी गई पूंजी पर, कोल्ड अप कैपिटल, या ऑप्शन डी चुकता पूंजी पर, पेड अप कैपिटल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लाभांश सामान्यता पेड अप कैपिटल पर दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक नए साझेदार के प्रवेश के समय सामान्य संचय हस्तांतरित किया जाता है। जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू ऑप्शन ए पुनर्मूल्यांकन खाता में रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन बी पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी लाभ हानि समायोजन खाते में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या ऑप्शन डी वसूली खाते में रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे नए साझेदारी के प्रवेश के समय के रिजर्व की बात हो रही है, तो वो हमेशा नए साझेदार के प्रवेश के समय जो भी रिजर्व होगा उस पर सिर्फ और सिर्फ पुराने साझेदारों का अधिकार होगा, इसलिए वे पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं उनके लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ऋण पत्रों को शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। डिबेंचर्स आर एग्जिबिटेड अंडर द हेडिंग ऑप्शन ए अंश पूंजी शेयर कैपिटल, ऑप्शन बी दीर्घकालीन ऋण लॉन्ग टर्म बोरोविंग, ऑप्शन सी संचय रिजर्व, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो ऋण पत्रों को लॉन्ग टर्म बोरोविंग के अंदर दिखाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों की पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ऑप्शन ए पुराने लाभ हानि अनुपात में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन बी समान अनुपात में इक्वल रेशियो, ऑप्शन सी नए लाभ हानि अनुपात में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाते के बैलेंस को पुराने साझेदारों के कैपिटल अकाउंट में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अंशों का अधिमूल्य यानी कि प्रीमियम पर निर्गमन है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज ऑप्शन ए पूंजीगत लाभ कैपिटल गेन, ऑप्शन बी पूंजीगत हानि कैपिटल लॉस, ऑप्शन सी आयगत लाभ रेवेन्यू गेन, या ऑप्शन डी आयगत हानि रेवेन्यू लॉसेस। अंशों का अधिमूल्य प्रीमियम पर निर्गमन होता है तो उसे पूंजीगत लाभ माना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, कंपनी किसके द्वारा निर्मित होती है। बाय हुम अ कंपनी इज क्रिएटेड, ऑप्शन ए पूर्वाधिकार अंशधारियों द्वारा, बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ऑप्शन बी प्रवर्तकों द्वारा, बाय प्रमोटर्स, ऑप्शन सी विधान द्वारा, बाय लॉ, या ऑप्शन डी ऋण पत्रधारियों द्वारा, बाय डिवेंचर होल्डर्स। तो हम जानते हैं कि कंपनी जो है वह कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति होती है और उसका निर्माण संसद या कानून के विधान के द्वारा होता है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सी कंपनी की विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ अ कंपनी, ऑप्शन ए कृत्रिम व्यक्ति आर्टिफिशियल पर्सन, ऑप्शन बी असीमित दायित्व अनलिमिटेड लायबिलिटी, ऑप्शन सी पृथक वैधानिक अस्तित्व सेपरेट लीगल एंटिटी, या ऑप्शन डी विधान द्वारा निर्मित व्यक्ति क्रिएट बाय लॉ। तो कंपनी की विशेषता के बारे में बात की जा रही है, तो इसमें कंपनी की विशेषता नहीं है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, यह भी सही बात है, यह कंपनी की विशेषता है। कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, यही कारण है कि कंपनी अपने नाम से बैंक में अकाउंट खोलती है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। और कंपनी विधान द्वारा निर्मित व्यक्ति है, क्योंकि हाँ इसका निर्माण कानून या विधान के द्वारा हुआ है। तो ये तीनों विशेषताएं किसी कंपनी में पाई जाती है, लेकिन कंपनी में असीमित दायित्व नहीं होता है, क्योंकि कंपनी के सदस्यों का जो दायित्व होता है वह सीमित होता है उनके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य तक। इस प्रकार ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, कंपनी द्वारा अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। एक कंपनी में इशू द शेयर्स, ऑप्शन ए अंशों के निजी विक्रय द्वारा, बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, ऑप्शन बी अंशों को सार्वजनिक निर्गमन द्वारा, बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स,
ऑप्शन सी नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के बदले, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, बाय ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पर अंशों का निर्गमन उपरोक्त सभी के द्वारा कंपनी कर सकती है, निजी रूप से भी विक्रय कर सकती है, सार्वजनिक निर्गमन भी कर सकती है, और नकदी के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल के लिए भी वो अंश का निर्गमन कर सकती है। इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 तरल संपत्ति में शामिल नहीं है। द टर्म क्विक एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, ऑप्शन ए स्कंध स्टॉक, ऑप्शन बी देनदार डेटर, सी प्राप्य बिल BR, या ऑप्शन डी नगद एवं बैंक से कैश और बैंक बैलेंस। जब तरल संपत्ति की गणना की जाती है तो उसमें स्टॉक को शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी बट्टे पर अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है? ए कंपनी कैन नॉट इन इट्स शेयर्स एट डिस्काउंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 79, ऑप्शन सी 52, या ऑप्शन डी 53। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के अनुसार कोई भी कंपनी अब अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमन नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 18 अंश आवेदन खाता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज, ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी नाम मात्र खाता नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन सी वास्तविक खाता रियल अकाउंट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के बारे में पूछा जा रहा है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट की तरह ही रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। हमने इससे पहले जो अकाउंट का सेट आप लोगों के लिए शेयर किया है, चैनल में अपलोड किया है, उसमें शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के बारे में पूछा गया था, तो उसमें भी हमने बताया था कि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है। डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर डेबिटेड टू, ऑप्शन ए अंश पूंजी खाता शेयर कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी लाभानी विवरण स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ऑप्शन सी अंश आहरण खाता शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ऑप्शन डी सामान्य संचय खाता जनरल रिजर्व अकाउंट। तो हरण किए गए अंशों का जब पुनः निर्गमन डिस्काउंट पर होता है तो उसे अंश आहरण खाता यानी कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डेबिट किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज, ऑप्शन ए स्थायी संपत्ति फिक्स एसेट्स, ऑप्शन बी चालू संपत्ति करेंट एसेट, ऑप्शन सी वास्तविक संपत्ति रियल एसेट, या ऑप्शन डी पूंजीगत हानि कैपिटल लॉस। तो ऋण पत्रों के निर्गमन पर अगर डिस्काउंट की बात हो रही है तो वो पूंजीगत हानि होगी, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है कहलाती है। द पोर्शन ऑफ द कैपिटल which can be called up only on the winding up of the company is called, ऑप्शन ए अधिकृत पूंजी ऑथराइज कैपिटल, ऑप्शन बी ना मांगी हुई पूंजी अनकॉल्ड कैपिटल, ऑप्शन सी निर्गमित पूंजी इशूड कैपिटल, या ऑप्शन डी संचित पूंजी रिजर्व कैपिटल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 ऋण पत्र धारी प्राप्त करते हैं डिबेंचर्स होल्डर रिसीव, ऑप्शन ए लाभांश डिविडेंड, ऑप्शन बी ब्याज इंटरेस्ट, ऑप्शन सी लाभ प्रॉफिट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ऋण पत्र धारी अपने ऋण के बदले इंटरेस्ट यानी कि ब्याज प्राप्त करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 भाग 1 के अनुसार अयाचित लाभांश को चिट्ठी के बीच शीर्षक के अंतर्गत दिखाएंगे। एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 of the Companies Act 2013, unclaimed dividend is shown in the balance sheet of a company under the head, ऑप्शन ए अंशधारी को शेयर होल्डर फंड्स, ऑप्शन बी चालू दायित्व करंट लायबिलिटी, ऑप्शन सी गैर चालू दायित्व नॉन करंट लायबिलिटीज, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार अयाचित लाभांश को चालू दायित्व के अंतर्गत दिखाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आदर्श तरल अनुपात द आइडियल लिक्विड रेशियो इज, ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 1:1, ऑप्शन सी 0.5:1, या ऑप्शन डी 1:5। तो आइडियल लिक्विड रेशियो है 1:1, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 समान आकार के आय विवरण का सामान्य आधार होता है। द कॉमन बेस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट इज, ऑप्शन ए प्रचालन से आय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑप्शन बी कुल व्यय टोटल एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी स्थिति विवरण का योग
टोटल और बैलेंस शीट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो सामान्य आकार के आय विवरण का जो आधार होता है वह रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, लाभप्रदता अनुपात को सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज जनरली शोन इन ऑप्शन ए साधारण अनुपात में, सिंपल रेशियो, ऑप्शन बी प्रतिशत में, परसेंटेज, ऑप्शन सी गुना में, टाइम्स, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो लाभप्रदता अनुपात को हमेशा प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि को दिखाया जाता है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज शोन, ऑप्शन ए चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑप्शन बी चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑप्शन सी लाभ अथवा हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में, इन क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो लॉस होता है उसे हमेशा बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, सामान्य संचय को आर्थिक चिट्ठे की किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा? अंडर विच हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट इज जनरल रिजर्व शोन? ऑप्शन ए विविध व्यय, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी अंश पूंजी, शेयर कैपिटल, ऑप्शन सी संचय एवं अतिरिक्त, रिजर्व एंड सरप्लस, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो हमेशा सामान्य संचय को बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत दिखाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, अंशों का हरण किया जा सकता है। शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, ऑप्शन ए सभा में उपस्थित न होने की स्थिति में, फॉर फेलियर टू अटेंड मीटिंग्स, ऑप्शन बी मांग राशि के भुगतान न करने पर, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, ऑप्शन सी बैंक ऋण में भुगतान की असमर्थता में, फॉर फेलियर टू रिपे द लोन टू द बैंक, ऑप्शन डी प्रतिभूति के रूप में अंशों के बंधक होने पर, फॉर विच शेयर्स आर प्लेस्ड एज ए सिक्योरिटी। तो अंशों का हरण कंपनी द्वारा तभी किया जाता है जब किसी अंशधारी के द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान ना हो। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। शेयर्स कैन बी इशूड, ऑप्शन ए सिर्फ समता मूल्य पर, एट पार ओनली, ऑप्शन बी सिर्फ प्रीमियम पर, एट प्रीमियम ओनली, ऑप्शन सी सिर्फ कटौती पर, एट डिस्काउंट ओनली, या ऑप्शन डी समता मूल्य पर एवं प्रीमियम पर, एट पार एट प्रीमियम। अंशों का निर्गमन समता मूल्य पर भी किया जा सकता है और प्रीमियम पर भी, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, ऑप्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से, ऑप्शन बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 से, ऑप्शन सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 से, या ऑप्शन डी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 से। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी इज, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 200, या ऑप्शन डी असीमित। तो सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या असीमित होती है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू, ऑप्शन ए शुद्ध लाभ निकालने के लिए, फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, ऑप्शन बी संचय कोष बनाने के लिए, क्रिएट रिजर्व फंड, ऑप्शन सी विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए, फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो लाभ हानि नियोजन खाता जो बनाया जाता है वह साझेदारों को विभाजन योग्य लाभ निकालने के लिए बनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, जब साझेदार को उसकी पूंजी पर ब्याज का अधिकार होता है तो उसे निम्नलिखित में से किस पर ब्याज दिया जाएगा? वेयर ए पार्टनर्स entitled to interest on capital contributed by him, such interest will be payable, ऑप्शन ए लाभ में से, आउट ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शन डी पूंजी में से, आउट ऑफ कैपिटल, ऑप्शन सी दोनों, बोथ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। पूंजी पर ब्याज हमेशा लाभ में से दिया जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, साझेदार की पूंजी स्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? विच अकाउंट आर ओपन्ड व्हेन द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर फिक्स्ड, ऑप्शन ए केवल पूंजी खाते, ओनली कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी केवल चालू खाते, ओनली करेंट अकाउंट, ऑप्शन सी पूंजी और चालू खाते, कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज।
तो जब साझेदारों की पूंजी स्थायी होती है तो उस स्थिति में पूंजी खाते और चालू खाते दोनों का खाते खोले जाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 वित्तीय विवरणों के निर्वचन में शामिल होता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड ऑप्शन ए आलोचना एवं विश्लेषण, क्रिटिसिज्म एंड एनालिसिस, ऑप्शन बी तुलना एवं प्रवृत्ति अध्ययन, कंपैरिजन एंड ट्रेंड स्टडी, ऑप्शन सी निष्कर्ष निकालना, ड्राइंग कंक्लूजन, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, ऑल द अबव। तो यहाँ पे वित्तीय विवरणों के निर्वचन में आलोचना एवं विश्लेषण का कार्य भी किया जाता है, तुलना एवं प्रवृत्ति अध्ययन भी किया जाता है और निष्कर्ष भी निकाले जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 अंशधारियों को प्राप्त होता है। शेयर्स होल्डर्स गेट ऑप्शन ए ब्याज इंटरेस्ट, ऑप्शन बी लाभांश डिविडेंड, ऑप्शन सी कमीशन, या ऑप्शन डी लाभ प्रॉफिट। तो अंशधारियों को डिविडेंड यानी कि लाभांश प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 यदि 10 रुपया वाला समतांश 12 रुपये पर निर्गमित किया जाता है तो इसे कहा जाता है। इफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each is issued ₹12 each, it is called ऑप्शन ए सममूल्य पर निर्गमन, issued at par, अधिमूल्य पर निर्गमन, issued at premium, ऑप्शन सी कटौती पर निर्गमन, issued at डिस्काउंट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे 10 रुपये वाला शेयर को 12 रुपये में इशू किया जा रहा है, यानी कि प्रीमियम पर इशू किया जा रहा है, बढ़े हुए मूल्य पर इशू किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 अधिलाभ से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट? ऑप्शन ए कुल लाभ बटा वर्षों की संख्या, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ऑप्शन बी औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ऑप्शन सी भारित लाभ डिवाइड बाय क्रय वर्षों की संख्या, वेटेड प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो अधिलाभ का अर्थ होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक फर्म का पुनर्गठन होता है? आउट ऑफ द फॉलोइंग इन विच सिचुएशन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म टेक्स प्लेस? ऑप्शन ए साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के समय, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द पार्टनर, ऑप्शन बी एक नए साझेदार के प्रवेश के समय, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ऑप्शन सी दोनों बोथ, ये ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की बात हो रही है। जब साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में भी फर्म का पुनर्गठन होता है। किसी नए साझेदार के प्रवेश के समय भी फर्म का पुनर्गठन होता है। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु के समय भी फर्म का पुनर्गठन होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही होंगे, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस प्रकार आज की क्लास में हम लोगों ने कुल 40 MCQs के आंसर को डिटेल में जाना है। अगर आप लोगों को आज का यह वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, जानकारी युक्त लगा हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।